जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके पाँव क्यों जलते हैं, उनके जिस्म में दर्दें क्यों रहती हैं, सुस्ती क्यों रहती है हर टाइम? जब आपकी नसें इन्वॉल्व हो जाती है ना, मतलब मैं और आप अगर हम चल फिर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। जो डायबिटिक होता है ना, उसकी जो नसें है ना, ये बेसिकली नसों पे भी हमलावर होता है। एक और चीज जो मेरे रब ने हमें दी है, जो तोहफा है ना, उसका नाम है दर्द। हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के पैरों में दर्द खत्म हो जाता है। उनको कील भी लग जाए ना, उनको पता नहीं लगता कि उनको चोट लग गई है। जख्म इतना बढ़ जाता है कि पाँव काटने तक की बात आ जाती है। अगर हम बात करें कि पेशेंट की, आपने थोड़ा सा रेफरेंस दिया कि जिस्म में दर्दें होती हैं, जी जी। तो अगर वो हमें समझाएं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके पाँव क्यों जलते हैं, उनके जिस्म में दर्दें क्यों रहती हैं, सुस्ती क्यों रहती है हर टाइम? देखिए, ये अच्छा सवाल है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपकी नसें इन्वॉल्व हो जाती है ना, नॉर्मली मतलब मैं और आप अगर हम चल फिर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। जो डायबिटिक होता है ना, उसकी जो नसें है ना, ये बेसिकली नसों पे भी हमलावर होता है। अब आप नसें क्या चीज़ है? ये देखिए, ये अगर आपका माइक का ये केबल है ना, इसके अंदर 3-4 तारें चल रही हैं और ये आवाज़ इसीलिए सबको आ रही है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी इंसुलेशन में है। हाँ। अगर मैं यहाँ इनको छील के इनको आपस में मरोड़ दूंगा तो आपका माइक बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से जब हमारी जो नर्व्स हैं उनके ऊपर जो प्रोटेक्शन होती है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। जब वो माइलिन शीथ उतरना शुरू होती है और वो एक दूसरे से जब वो क्या नाम है, शॉर्ट सर्किट होती है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपके पैरों में जो है ना आग लग गई है। दिस इज हाउ इट इज। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज जो मेरे रब ने हमें दी है, वो है जो तोहफा है ना, उसका नाम है दर्द। हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के पैरों में दर्द खत्म हो जाता है। उनको कील भी लग जाए ना, उनको पता नहीं लगता कि उनको चोट लग गई है। सेंसिटिविटी खत्म हो गई है ना। एग्जैक्टली। अब उसका हल, उसका मसला क्या होता है कि जब वो बेचारे क्या नाम है उस चोट को करते करते वो जख्म इतना बढ़ जाता है कि पाँव काटने तक की बात आ जाती है। तो हमेशा देखें, डायबिटिक फुट का इशू बन जाता है। एग्जैक्टली। और देखें, हमारे रब ने बड़ा सोच समझ के, वो उसने कुरान में कहा ना, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने तुम्हें ऐसा पैदा किया तो सोच ही है। ठीक है, तो उसने एक एक चीज़ हमारी जो है ना बड़ी रख के और उसको क्या नाम है संभाल के मिली है। ये थोड़ा सा समझा दें हमारे नाजरीन को कि किस तरह से जो ब्लड फ्लो है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो सेंसिटिविटी कम होती है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हम कहते हैं। ये थोड़ा सा अगर इलाबोरेट कर दें इसको। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है ना, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है क्योंकि नसें हमारी जो काम कर रही होती हैं उनको भी ब्लड फ्लो जा रहा होता है। जब शुगर बढ़ेगी आपकी, जैसे मैंने यूरिटीमिया का बताया था कि वो रास्ते तंग कर देती है, शुगर भी जब जब बढ़ती है, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी उसी तरह से खराब होता है, वो आपकी खून की नालियों को तंग कर देता है। जब वो इतनी तंग हो जाती है कि वो नहीं क्रॉस कर सकती, आपकी उधर से माइलिन शीट उतरनी शुरू हो जाती है और आपकी नसें खराब होनी शुरू हो जाती हैं और इस वजह से आपको फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और फिर अल्टीमेटली वो बात उसी पे आ जाती है। पहले बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, फिर आपकी नमनेस आ जाती है, आपके जो जहां आप ग्लव्स पहनते हैं वो वाला हिस्सा और जहां आप जुराबें पहनते हैं वो वाला हिस्सा, इसको ग्लव स्टॉकिंग एनेस्थीसिया हम कहते हैं। ये वो स्टार्ट हो जाता है। जब वो स्टार्ट होता है, बेसिकली दैट इज अ वार्निंग साइन कि यार नाउ यू आर इन, अब आपकी खैर नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि हम इसको साथ साथ एक फिनोमिना को उसका साथ हल भी बताते जाएं। तो जिन लोगों को ये फुट बर्निंग का इशू है या सेंसिटिविटी नहीं है, पाँव सुन्न हो जाते हैं, वो क्या करें कि जिसकी वजह से ये उनका मसला जो है ये ठीक हो जाए? कोई मेडिसिन ऐसी ऐड करें या कोई अपनी रूटीन ऐसी कोई 3-4 चीज़ें हमें बता दें कि जो लोग करें जिसकी वजह से ये उनका जो पाँव सुन्न होने वाला मसला ये हल हो जाए। मुस्तफा भाई, इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, वो एक ही है। जितनी उनकी शुगर कंट्रोल में आएगी ना, उनकी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। शुगर कंट्रोल के लिए क्या करें? देखिए, शुगर कंट्रोल के लिए वही मैं बता रहा हूँ, मेरे हर्ब्स और इसके साथ जो मैं एलोपैथिक शुरू करवाता हूँ। इवन मैं आपको बताऊँ, अगर मेरे पेशेंट इंसुलिन भी ले रहे हैं ना, मैं उनको बंद नहीं करवाता। मेरे एक पेशेंट हैं, वो क्या नाम है, टीचर भी रहे हैं, गुलाम मुस्तफ़ा उनका नाम है और इधर क्या नाम धर्मपुरा के पास रहते हैं। आज से 8 महीने पहले मेरे पास आए थे। उस वक्त वो 40 यूनिट्स इंसुलिन सुबह लगाते थे और 40 यूनिट्स शाम को लगाते थे, फिर भी उनकी फास्टिंग 170 पे रहती थी। ये अभी पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने मुझे अपनी तस्वीर भेजी, वो सिर्फ था 80 मिलीग्राम जो शुगर थी फास्टिंग उनकी, और सिर्फ 4 यूनिट लगा रहे थे इंसुलिन। तो मैंने कहा सर नाउ दिस इज़ द टाइम वी शुड स्टॉप योर इंसुलिन। अभी उनकी शुगर वो इंसुलिन स्टॉप हो गई है और अब वो इतने खुश है
इतने खुश है, वो बार बार जो है ना वो लोगों को बताते हैं कि यार डॉक्टर साहब से जाके आप ट्रीटमेंट करवाएं। जो आपके पेशेंट्स नहीं है, कोई बंदा हमारी वीडियो देख रहा है लेकिन वो आपका पेशेंट नहीं है या आपको वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लानी चाहिए, या कोई ऐसी हर्ब्स आप बताना चाहें कि जो अपनी रूटीन में वो शामिल कर लें तो उसका मसला हल हो जाए? देखिए मसूद, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आप उसको कर लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बाकी जो अफोर्डेबिलिटी की बात है, ये दवाई किसकी है? हाँ, ये मेरे रब ने बनाई है, इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये हर्ब्स हैं मेरे रब के हैं। मैं कौन हूँ? मैं उसका एक छोटा सा मेडिकल रैप हूँ, ठीक है। और मैं लोगों को बांट रहा हूँ कि यार ये ले लो, अपने आप को ठीक कर लो, ठीक है। मेरे पास हर क्लास का बंदा आता है, अमीर लोग भी आते हैं, मेरे पास गरीब लोग भी आते हैं, क्योंकि रब ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है ना, तो मैं इसलिए किसी को मायूस नहीं करता, मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है ना कि जी क्या नाम है मेरा हिसाब नहीं होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरा नंबर नज़र आ रहा है, इस नंबर पे मुझे फ़ोन करें, ठीक है। मैं आपको खुद बताऊंगा कि कैसे करना है, और इंशाल्लाह ये दवा हम हर पेशेंट के लिए देते हैं, और ये मेरे गरीब से गरीब लोग भी ले रहे हैं और अमीर से अमीर बंदे भी ले रहे हैं। जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, या कोई क्या वो अपनी रूटीन में चीज़ें शामिल करें जिसकी वजह से उनका जो पाँव जलने वाला या पाँव में चुभन जो है या पाँव में तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाए? देखिए मसूद भाई, मोटी सी बात बताऊँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके जो किचन है ना, किचन के अंदर आपके पड़ी हुई है कलवंजी, ठीक है, उसमें पड़ी हुई है आपकी दालचीनी, ठीक है। एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मेथी दाना, ठीक है। इन तीनों को पाउडर बना के, ठीक है, वो बेशक जो है 1 चम्मच सुबह पानी के साथ ले लिया करें, ठीक है। इससे वो लेना शुरू करेंगे, अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं साथ में लेते रहें, लेकिन इसको एक अपनी रूटीन बना लें। इससे वो आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा जो है ना फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, और वो अल्टीमेटली अपने आप को एक बेहतरी की तरफ महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। एक चीज़। नंबर 2, एक मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने एक्सरसाइज क्या करनी है। अब 2 चीज़ें, एक एक्सरसाइज है, एक डाइट है। डाइट तो मैं कहता हूं कि जी आज से 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें समझा गए थे। आप क्या फरमाते थे कि यार मैदे के 3 हिस्से रखना, एक खाने का, एक पानी का, एक हवा का। भूख रहती हो तो हाथ खींच लो, ये आपका हो गया जिसको हम आजकल वो कहते हैं जी पोर्शन कंट्रोल। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या सुन्नत थी, आप पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे, ठीक है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। मैं ये कहता हूँ कि यार फजर का टाइम है ना, आप जाएं, जाके पैदल जाके मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आप कोई 1 घंटे का राउंड लगाएं, 1 घंटे का, ठीक है। उसमें ब्रिस्क वॉक करें, आपकी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी शुगर काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप उस तरह से करें। बाकी मैंने जो बता दी है, आपके किचन के अंदर जो हर्ब्स पड़े हुए हैं, आप उनको इस्तेमाल करना शुरू करें, आप देखेंगे कि आपके अंदर बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। शुगर के मरीज़ के लिए पाँव को संभालना कितना ज़रूरी है? मैंने सुना है कि शुगर जब बढ़ती है तो डायबिटिक फुट का इशू बन जाता है। डायबिटिक फुट क्या होता है, और ये पाँव की केयर करना कितना ज़रूरी है शुगर के मरीज़ों के लिए? मसूद भाई, मैं हमेशा अपने पेशेंट को एक ही बात कहता होता हूँ कि अपने पाँव का उतना ख्याल रखें जितना अपने चेहरे का रखते हैं। हम मुसलमान हैं, हम दिन में 5 दफ़ा वज़ू करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू सी योर फुट। आप अपने पाँव को देखें, उसको धो रहे होते हैं आप, और उसको फिर प्रॉपरली खुश्क भी करें, ठीक है। तो उसको उसी तरह से देखते हुए, ख़ास तौर पे जब उसमें नमनेस आनी शुरू हो जाए, तो आपको प्रॉपरली चाहिए कि यार अब उसमें ऐसा उसको ख़ास तौर पे देखा करें, और जूता कंफर्टेबल पहने ताकि आपका पाँव जो है किसी भी चोट से बच सके, ठीक है। तो हमेशा आपका जो क्या नाम है जूता है, आपका पाँव जो है वो उतना ही उसका ख्याल रखें जितना अपने चेहरे का रखते हैं। तो आप जब इस तरह से करके लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। डायबिटिक फुट क्या होता है और क्या ये मसला ठीक हो सकता है? देखिए, डायबिटिक फुट बात वही आ जाती है, रब ने एक चीज़ आपसे छीनी, क्या? दर्द। आपको पता ही नहीं लगा कि आपके पाँव में कील लगा है, ठीक है। आपने कभी देखा है तरबूज को? जी। कटे हुए तरबूज और बंद तरबूज में क्या फ़र्क है? कटा हुआ तरबूज ओपन होता है, ख़राब हो जाता है जल्दी, जब तक वो उसको काटते नहीं है वो ठीक रहता है। दोनों में एक ही फ़र्क है। कटे हुए तरबूज के ऊपर आपको मक्खियाँ मिलेंगी, बंद तरबूज पे नहीं होंगी। इसी तरह से जो डायबिटिक पेशेंट है, जो डायबिटिक फुट के साथ है, उसके खून के अंदर बहुत ज़्यादा मिठास है। अब वो जो जरासीम जो हमारे अभी भी मेरे स्किन के ऊपर है, यही अंदर घुस जाएंगे,
और यही अंदर जाकर जो है उसको इन्फेक्शन करना शुरू कर देंगे। जब ये बिगड़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, दर्द तो है नहीं, आप भी उसको फॉरगो कर दे, ठीक ही है कोई नहीं चलता पे, करते 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 वो इस हद तक, जैसे मैं पीछे बता चुका हूं आपको कि नालियां बंद होनी शुरू होती हैं, खून की नालियां कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू होती हैं, जख्म खराब होना शुरू हो जाता है। जब वो खराब होना शुरू होता है फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती, फिर वो बात उसी पर भी जाती है कि यार इसको जो है हमें काटना पड़ेगा, और वो इसलिए डायबिटिक फुट को काटना पड़ता है, उसकी एम्पुटेशन करनी पड़ती है। क्या अगर किसी को डायबिटिक फुट का इशू है तो वो रिकवरेबल है? देखिए अगर टाइमली पकड़ा जाए तो ठीक है। उसमें एक टर्म हम यूज करते हैं जिसका नाम है गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब है कि जब वहां किस जगह को सप्लाई नहीं मिल रही ना खून की, वो काला होना शुरू हो जाएगा। जब वो काला होना शुरू होता है तो तब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको सिर्फ ठंडा महसूस होना शुरू हो जाए कि यार ये ठंडा हो रहा है, उस वक्त अगर आप अगर डॉक्टर पे आ जाते हैं या मेरे पास आ जाते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको दोबारा से रिवाइव करवा सकते हैं। लेकिन दैट इज द टाइम कि उसमें क्या नाम है, उसको कम से कम महसूस करना है कि यार ये ठंडा हो रहा है या क्या हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।